नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कई नेताओं के निशाने पर बने हुए हैं, वहीं सवाल खड़े होते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो चुनौती दी उन्हीं के चचेरे भाई एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने, लेकिन राज ठाकरे के बाद मैदान में उतर आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। और ऐसे में देखा जाए तो अब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा कई बड़े और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं शिवसेना के खिलाफ। वहीं इसी बीच नवनीत राणा को लेकर भी कई सवाल अब लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार नवनीत राणा चाहती क्या है, आखिरकार अब उनके कदम किसकी तरफ बढ़ेंगे। या तो नवनीत राणा यहाँ पर बीजेपी की तरफ रुख करेंगी या फिर एनसीपी की तरफ। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। स्वागत है सर आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर नवनीत राणा के बारे में। जिस तरीके से नवनीत राणा ने हाल ही में दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंचकर हनुमान की आरती की, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाआरती के बाद उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को लेकर बयान दिए, तो वहीं दूसरी ही तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर भी उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर किया। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ वह किस तरीके से उतरती हुई नजर आई। राष्ट्रद्रोह के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल पहुंच गई। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नवनीत राणा के बारे में कि क्या वह बीजेपी के खिलाफ है या फिर बीजेपी के साथ है? अब देखिए प्रांशी जी, बहुत शुक्रिया आपको। पहले तो देखिए बहुत बड़ी बात आपने ना इंट्रो में ही कह दिया कि आज नवनीत राणा चाहती क्या है। वो आखिर इतना तमाशा होने के बावजूद भी शांत क्यों नहीं है, चुप क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे दो मतलब है। पहला मतलब को समझते हैं, नवनीत राणा एक्चुअल में एक अमरावती से सांसद है, उनकी अच्छी छवि है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि आज उनकी ईगो का फैक्टर आ गया। पहला ईगो का फैक्टर ये कि मैं जो कह रही हूँ वो आखिर गलत साबित हो कैसे सकता, और इसी चीज़ की वजह से, इसी ईगो की वजह से आज वो जेल गई हैं। क्योंकि अगर वो मान लेती कि हनुमान चालीसा हम घर में भी बजा सकते हैं तो उन्हें ये एहसास हो जाता कि फिर मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत ना हूँ के चक्कर में वो आज जेल गई। दूसरा उनका ईगो यहाँ पे मार खा रहा है कि भाई शिवसेना हमसे आगे निकल कैसे सकता है, उद्धव ठाकरे मेरी बात मान क्यों नहीं सकता। जब राज ठाकरे उनकी बात मान सकता है, राज ठाकरे के सामने उद्धव सरकार झुक सकता है, तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं। तो आज नवनीत राणा आपने बहुत अच्छी बात कही कि आखिर वो चाहती क्या है। वो चाहती यही है कि मेरे सामने उद्धव ठाकरे झुक जाएं, गिर जाएं, जो वाकई में होने वाला नहीं है। और इस बीच में आता है ईगो, अहंकार के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ वो ये चाह रही हैं कि ऐसा हो जाए जो होने वाला नहीं है। और यही वजह है कि आज वो बीजेपी का साथ लेके, बीजेपी का मदद लेके जो है आज उद्धव ठाकरे पे अलग अलग एंगल से काउंटर कर रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। और नवनीत राणा यही कोशिश में लगे हुए हैं। प्रांशी जी, तो अभी यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बात की बीजेपी के साथ की, तो यहाँ पर अगर बीजेपी के साथ की बात की जा रही है तो आसिफ जी ये बताइए कि उन्होंने ये बात भी कही कि वह कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाले दंपति नहीं है जो बीजेपी भी उन्हें चला सके। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वह बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी से अलग हटती हुई देखी जा रही है, या फिर बीजेपी के सहारा लेकर ही चलती हुई नजर आएंगी आगे भी? हाँ बिल्कुल। देखिए ये बात जब दिल्ली में उन्होंने कहा ना, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई। देखिए नेताओं के बयान पे, जिंदगी में हर एक इंसान पे भरोसा कर लीजिए, नेताओं के बयान पे भरोसा मत कीजिए। कब कहाँ वो पलट जाए ना, गिरगिट से भी खतरनाक होते हैं वो। बहरहाल तो नवनीत राणा ने ये जो कही ना, ये सिर्फ और सिर्फ आकर ये जताना चाह रही है कि मैं एक बाहुबली हूँ। कभी कभी होता है लोग अपने झूठ को बचाने के लिए, झूठ को जो है दाबने के लिए ना हजारों झूठ बोल देते हैं। तो इनके बयान, ये जो बयान था कि मैं रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रही, ये एक बेसलेस बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे क्या? आप कानून से बढ़ के हो गई हैं क्या? जब आपको कोर्ट ने कह दिया कि आप इस मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे, आप क्यों की? एक बात। दूसरी बात, जब कोर्ट ने आपको कह दिया कि मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, आप क्यों हुई? तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो वो कानून को हाथ में लेते नजर आ रही है, इसीलिए कह रही है कि मैं झुकने वाली नहीं हूँ। एक बात। दूसरी बात,
बीजेपी का जहां जिक्र है, देखिए बीजेपी के खिलाफ तो वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी, हम लोग को मालूम है सेंट्रल में आज बीजेपी है। बीजेपी के सहारे, राज ठाकरे के सहारे ही तो वो उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला कर रही है। उन्हीं के इशारों पे तो वो जमीन पे उतरी, उन्हीं के इशारों पे तो उन्होंने बयान दी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जब मेरे पीछे कोई नहीं है तो मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ। उनको पता है कि मेरे पीछे और आगे आज न कल बीजेपी ही साथ देने वाले, राज ठाकरे ही साथ देने वाले, और इसीलिए वो लगातार शिवसेना पर हमला करते हुए नजर आ रही हैं। उनको पूरा फायदा बीजेपी से जरूर मिलेगा। प्रांशु जी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर सबसे अहम बात आपने जो की, यहाँ पर उनका ईगो है, घमंड बोल रहा है। वहीं अगर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ा जाए आसिफ जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे साल 2014 में एनसीपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा शरद पवार के कहने पर, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया। इसके बाद देखा कि साल 2019 में अमरावती से उन्होंने चुनाव लड़ा और वह जीत हासिल की। अब वह निर्दलीय सांसद हैं। तो ऐसे में देखा जाए नवनीत राणा अब आगे के चुनाव पर अगर गौर किया जाए, लोकसभा चुनाव के लिए क्या उनकी तैयारी इस वक्त से ही शुरू हो गई है, जिस तरीके से वह कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई नजर आ रही हैं? देखिए प्रांशु जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर आप सवाल कर रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए नवनीत राणा को हराना भी मुश्किल है और खुद को हारना भी मुश्किल है, क्योंकि देखिए हनुमान चालीसा को लेकर जो जंग छिड़ी है, इसमें वो हार सकती हैं, हार गई हैं। लेकिन जहां तक अगर चुनाव के मद्देनजर अगर सवाल है, तो इसमें कोई शक नहीं कि देखिए नवनीत राणा को हराना मुश्किल है, क्योंकि निर्दलीय होकर जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। निर्दलीय होकर जीतना इस बात को साबित करता है कि आपको जनता चाहती है, आपको अमरावती के लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इस वजह से आपको ही नहीं, आपके पति को भी जिता रहे हैं, क्योंकि आज लगभग लोग पार्टी में शामिल होकर हार जाते हैं, तो खुद में निर्दलीय मतलब खुद की जिम्मेदारी, अपने पैर पे खड़े होकर जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। तो लोकसभा चुनाव के लिए अगर वो बतौर फिर से चुनाव लड़ती हैं तो भी जीत जाएंगी, और अगर किसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ती हैं तो फिर एक वो अलग मैसेज होगा, अलग मुद्दा होगा, अलग बातचीत होगी। जहां तक चुनाव का मामला है, उसमें मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ज़्यादा चुनौतियां होंगी। लेकिन अगर हनुमान चालीसा की बात अगर हो, तो इसमें तो वो फेल होती नजर आई हैं। इस बात का प्रमाण हम सब ने देखा कि उद्धव ठाकरे किसी भी सूरत में झुकते हुए नजर नहीं आए। प्रांशु, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार के बारे में बात की जाए तो उद्धव ठाकरे लगातार यहाँ पर जिस तरीके से वह सामने आते हुए कई फैसले लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन चुपचाप उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं। और राष्ट्रद्रोह के आरोप में जिस तरीके से राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया, और यहाँ पर अब राणा दंपति बदला लेना चाहता है पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार से। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर आसिफ जी, हमारे आखिरी सवाल के बारे में, तो नवनीत राणा के लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी। साल 2014 में जिस तरीके से उन्होंने जो चुनाव लड़े, उन्होंने हार का सामना किया एनसीपी की टिकट पर, लेकिन साल 2019 में अमरावती से उन्होंने चुनाव लड़े और जीत हासिल की। अब बात की जाए यहाँ पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो हमने बात की, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर तो नवनीत राणा जो चुनाव लड़ सकती हैं, क्या वह एनसीपी की तरफ दोबारा से रुख करना चाहेंगी या फिर बीजेपी की तरफ? नहीं, देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब भी बहुत मुश्किल है, और आसान भाषा में समझा तो ये जाएगा कि अगर शिवसेना ये एनसीपी की तरफ, माफ कीजिए, अगर जो आप कह रहे हैं कि क्या वापसी करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर उन्हें वापसी करना होता, क्योंकि इस वक्त हम लोग जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना प्लस जो है उद्धव की जो है सरकार है, हम लोग सब जानते हैं, तो उसकी वापसी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वो करना होता तो फिर उद्धव ठाकरे से चैलेंज नहीं करते, संजय राउत से चैलेंज नहीं करते, उनमें जुबानी जंग नहीं छेड़ता। हाँ, जहाँ तक बीजेपी का आपने सवाल किया, तो बिल्कुल बीजेपी की तरफ रुख कर सकती हैं, और करने के लिए वो रास्ता भी बना रही हैं। क्योंकि आज देखिए इतना जल्दी जाना, फिर वापस आना, फिर जमानत मिलना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी उनकी मदद कर रही है, क्योंकि दिल्ली आके बजप्ते बोलना, पूजा करना, और फिर हनुमान चालीसा के यार में जो है चैलेंज देना इतना आसान नहीं है एक बतौर महिला सांसद के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर्दे के पीछे उनका सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। तो ये कहना कि एनसीपी की तरफ वापसी करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी का जहां तक सवाल है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कर सकती है। हमारा अंतिम सवाल ये रहेगा आसिफ जी आपसे कि यहाँ पर जिस तरीके से नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो हुंकार भरी चुनौती देती हुई नजर आई जब वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की गई, तो ऐसे में देखा जाए हाल ही की बैठक के बारे में बात की जाए तो नवनीत राणा जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और शिकायत दर्ज की उनके सामने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर, तो आपको क्या लगता है, क्या अब नतीजा आ सकता है उद्धव ठाकरे के खिलाफ?
हाँ, बिल्कुल देखिए इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियाँ तो बहुत हैं क्योंकि एक तरफ हम सब देख रहे हैं राज ठाकरे को लेकर चुनौतियाँ बढ़ रही है। फिर हम सब देख रहे हैं कि दूसरी तरफ फिर नवनीत राणा उतर गईं। फिर बीजेपी लगातार जो है इस कोशिश में है, फडणवीस इस कोशिश में लगातार बने हुए हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार को तोड़ा कैसे जाए और शिवसेना को बाँटा कैसे जाए। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस कोशिश में लगे हों और शायद वो कामयाब भी हो जाएँ। बिल्कुल ठीक कहा। आसिफ जी ने हमारे यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब दिया, शुक्रिया आसिफ जी। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात की जाए नवनीत राणा के बारे में। नवनीत राणा जो लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े होकर चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो सभी को इंतजार है उन तमाम नतीजों का जो वक्त के साथ सामने आते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपकी क्या राय है नवनीत राणा को लेकर? आखिरकार नवनीत राणा का क्या फैसला हो सकता है? बीजेपी की तरफ रुख कर सकती है या फिर एनसीपी की तरफ? ये आप भी बता सकते हैं हमारी कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।